तो चलिए जी, उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का सिलेबस आ चुका है। आयोग ने सिलेबस जारी कर दिया है। अब है हमारी बारी और कैसे करनी है तैयारी। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे बात पशुधन प्रसार अधिकारी और अधिदर्शक, रेशम विभाग, इन सब के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे सवाल बन सकते हैं। सिलेबस तो आप लोगों ने लगभग देख लिया होगा, उस सिलेबस के अंदर और क्या क्या बातें हैं, तो आज हम उस पर करेंगे डिस्कस। तो हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। मैं हूं अरविंदर सिंह और मेरे साथ हैं बिश्नोई सर। आज की इस वीडियो में हम LEO पशुधन प्रसार अधिकारी उत्तराखंड के लिए जो सिलेबस आया है इस पर विस्तार पूर्वक करेंगे चर्चा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि पशुधन प्रसार अधिकारी में कितने पार्ट्स पढ़ने हैं, तो देखिए आपको इन्वायरमेंट साइंस पूरा पढ़ना है, पर्यावरण विज्ञान। वन दरोगा उत्तराखंड में इन्वायरमेंट साइंस के लिमिटेड चैप्टर हैं, लेकिन पशुधन प्रसार अधिकारी में जो इन्वायरमेंट साइंस है वो कंप्लीट दे रखा है। कंप्लीट अगर बोले तो मैं एक लाइन में बोलूं तो स्टेट PCS और UPSC लेवल तक का पूरा इन्वायरमेंट साइंस आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना होगा, उसके बाद आपको एग्रीकल्चर यानी कि जो है कृषि वाला पार्ट पढ़ना है। तो किस में कहाँ से क्या बात होगी, इन सब पे करेंगे हम डिस्कस। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये जो सिलेबस आया है बिल्कुल सेम वही सिलेबस को हमने टाइप करवाया है। इसी पे हम करेंगे चर्चा कि कहाँ कहाँ से बनेंगे सवाल और क्या क्या है इकोलॉजी। तो जी, सबसे पहले बात करें इकोलॉजी की। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए आप कि ये जो सिलेबस है, मैं आपको एक बात बता दूं कि सिलेबस इंग्लिश में है पूरा और हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। चिंता ना करें, हिंदी माध्यम वाले, हम सिलेबस पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। और उसके बाद वन दरोगा का जो सिलेबस था फॉरेस्टर का, उसकी तुलना में मुझे सिलेबस बहुत अच्छा और बहुत स्पष्ट क्लीन सिलेबस लगा है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ सिलेबस है। अब हमें इस पे काम करना है। तो चलिए जी, इन्वायरमेंट साइंस में यूनिट नंबर 1 जो आपकी आती है, पहली यूनिट इन्वायरमेंट साइंस में, वो है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। आप सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी अवधारणाएं यानी कि कौन कौन सी थॉट्स चलती हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास क्या होता है, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको किसी हाल में नहीं छोड़ना। फिर सतत विकास की रिपोर्ट देखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक आता है एजेंडा 30, एजेंडा 30 क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। इन सब को पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो नीति आयोग जारी करता है। इन सब को पूरा पढ़ने के बाद हम चलेंगे इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी की ओर। अब चलिए, इकोलॉजी में क्या देखना है। सबसे पहले आपको इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, किसने क्या डेफिनेशन दी है वो देखनी है। इकोलॉजी का स्कोप यानी कि क्षेत्र कहां तक है, कहां तक इकोलॉजी का क्षेत्र है, इकोलॉजी की क्या लिमिटेशन है यानी कि क्या सीमाएं हैं, और इकोलॉजी की क्या ब्रांचेस यानी कि शाखाएं हैं। शाखाएं यानी कि थ्योरिकल पार्ट है कह सकते हैं, ठीक है जी। इकोलॉजी और उसकी डेफिनेशन, उसका क्षेत्र और सीमाएं और उसकी शाखाएं। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी पूरा ढंग से पढ़ने के बाद, इकोलॉजी एक लेक्चर का होता है, 1 घंटे का है लगभग। फिर आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोलॉजी के बाद इकोसिस्टम आएगा। इकोसिस्टम को लेके किसने क्या क्या डेफिनेशन दी है, किसको इकोसिस्टम का फादर बोलते हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है, इकोसिस्टम का फंक्शन कैसे होता है, मतलब इकोसिस्टम कैसे काम करता है, ये जरूर देखना है। जबरदस्त सवाल बनते हैं UPSC, स्टेट PCS हर एग्जाम में, और बहुत बढ़िया स्तर पर हमें इस पर स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप कितने होते हैं, ठीक है जी।
बहुत टाइप के इकोसिस्टम में आपको दिखाऊंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करेंगे, किस में क्या अंतर होता है उसको देखेंगे। फिर इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट चैप्टर, कि इकोसिस्टम में जो आपका एनर्जी फ्लो होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है जी। सूर्य से आने वाली ऊर्जा सोलर एनर्जी होती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? वर्ड आते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ये सारे इकोसिस्टम में यूज होते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए जी, अगला है इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड। बहुत खास है, बहुत खास है इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड आपको जनरली 3 तरीके से बनाने होते हैं। ठीक है जी। उसमें कभी तो उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है। तो आपको ये बताना होता है कि इसका पिरामिड कैसा बनेगा, जैसे कि तालाब का कैसा बनेगा, जैसे कि मैदान का पिरामिड कैसा बनेगा, जैसे कि समुद्र का पिरामिड कैसा बनता है, जैसे कि एक पेड़ का पिरामिड कैसा बनता है। फिर पिरामिड अलग अलग तरीके से बनाएंगे, जैसे संख्या के आधार पर, नंबर्स के आधार पर, जैव भार बायोमास के आधार पर, ठीक है जी, और ऊर्जा एनर्जी के आधार पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब पारिस्थितिकीय उत्तराधिकारी, यानी कि उत्तराधिकारी कौन आएंगे। हर इतिहास गवाह है कि अनेक बार इकोसिस्टम बदला है और पुरानी प्रजातियां विलुप्त हुई हैं, उसके स्थान पर नई प्रजातियां आई हैं। तो यानी कि जो नई प्रजातियां हैं वो पुरानी प्रजातियों की उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर हैं। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक उत्पादकता का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ इकोसिस्टम में बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि आता है इकोटोन, बहुत पूछा जाता है। इकोटाइप, एज इफेक्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट इन यूपीएससी पर्पस। और आपके सिलेबस में तो साफ लिखा है कि व्हाट इज द एज इफेक्ट, इकोसिस्टम सर्विस। यही नहीं, इसके अलावा हमने और बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो पढ़ने हैं इकोसिस्टम में। तो ये था आपका इन्वायरमेंट साइंस का यूनिट नंबर 1, इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स, ठीक है जी, और उसके बाद इकोटोन, एज इफेक्ट एंड मैनी ऑफ टाइप डिफरेंट वर्ड्स, उसको हम देखेंगे। ठीक है। इकोसिस्टम के बाद दूसरा आपका आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चलिए जी, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मतलब कि जो इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं या जो भी पार्ट्स हैं उनका पर्यावरण कैसा होगा। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है जी। माइक्रोब्स होता है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है। इसके बाद जो सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, आपके जो घर के प्रोडक्ट होते हैं उसको डिकम्पोज करने में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक कचरा, उसको डिकम्पोज कैसे करते हैं माइक्रोब। सीवेज, यानी कि आपका जो सीवेज होता है गटर, उसमें माइक्रोब कैसे हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस को माइक्रोब बनाने में कैसे कंट्रोल हेल्प करते हैं। एंड बायो कंट्रोल एजेंट वगैरह वगैरह। छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी हो जाएंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, यानी कि पॉपुलेशन मतलब संख्या, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है पारिस्थितिकीय अनुकूलन, पारिस्थितिकीय अनुकूलन। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंटरेक्शन, ग्रोथ एंड इंटरेक्शन, यानी कि पॉपुलेशन वृद्धि और सहभागिता। इस चैप्टर को मैं अभी यहां नहीं समझा सकता, जब मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ाऊंगा आपको तब मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी। आओ जी, फिर बायो जियोकेमिकल साइकिल, मैं इसको आपको इकोसिस्टम में ही पढ़ा दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये, जबरदस्त साइकिल बनता है। जब मैं आपको एनर्जी चार्ट पढ़ाऊंगा ना, तो एनर्जी चार्ट के बाद ही ये पढ़ा दूंगा। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, H2O जल का साइकिल कैसे बनता है, इन सब चीज़ों पे करेंगे डिस्कस। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, रट नहीं सकते, नोट्स लेके काम नहीं चलेगा, किसी के नोट्स की फोटो खींच के काम नहीं चलेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर। अगला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। ध्यान रखिए, बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जैव विविधता। ठीक है जी।
तो जैव विविधता डेफिनेशन क्या है? स्कोप ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब जैव विविधता क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी स्पेसिफिक रीजन में कितने टाइप के फ्लोरा और फोना रहते हैं। कितने टाइप के फ्लोरा एंड फोना मतलब कितने प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ज्यादा टाइप के होंगे तो ज्यादा जैव विविधता होगी, कम टाइप के होंगे तो कम जैव विविधता होगी। हम सब जानते हैं कि जहां रेनफॉल ज्यादा वहां बायोडायवर्सिटी भी क्या होती है? ज्यादा। रेनफॉल कम तो बायोडायवर्सिटी भी कम होती है। फिर कहीं कहीं बहुत सारी जगह ऐसी होती है, उनमें से इंडिया भी एक है, भारत भी एक है, कि बायोडायवर्सिटी तो बहुत अधिक है, लेकिन मानव क्या कर रहा है? मानव जो है अपने स्वार्थ के लिए पशुओं का शिकार करता है। हाथी दांत के लिए, बारहसिंगा के जो सींग के लिए वगैरह वगैरह। तो अब होगा क्या कि इससे प्रजातियां खतरे में आ गई। तो जब प्रजातियां खतरे में आती हैं तो प्रजातियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, कंजर्वेशन दिया जाता है, यानी कि प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। और संरक्षित करने के दो मेथड हैं, एक्सिस्टू मेथड, इनिस्टू मेथड। एक्सिस्टू जब प्रजाति को कहीं और ले जाके संरक्षित करते हैं उसे एक्सिस्टू बोलते हैं, जैसे कि जू, जैसे कि पॉली हाउस, जैसे कि जीन बैंक। जब प्रजाति को उसी के घर में संरक्षित करते हैं इसे बोलते हैं इनिस्टू मेथड, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह वगैरह। तो मैंने देखो एक्सिस्टू और इनिस्टू में आपको पूरा ही पढ़ा देना ये वाला। फिर उसके बाद IUCN की कैटेगरी रेड डेटा बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ये तो बहुत खास है जी। IUCN एक रेड डेटा बुक जारी करता है जिसमें प्रजातियों को विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, जैसे कि संकटाग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड, संभावित संकटाग्रस्त यानी कि पॉसिबल इंडेंजर्ड, विलुप्त एक्सटिंक्ट जो नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके में कौन सी किस्में आएगी, रेड डेटा बुक के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। और भारत में बायोडायवर्सिटी में के लिए क्या प्लान चले हैं, यानी कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या प्लान चले हैं और क्या प्रयास किए गए हैं। आओ जी, अगला है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इश्यूज, द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन ऑल एग्जाम्स, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्री एग्जाम हो, चाहे वो मेंस एग्जाम हो। इतना खास चैप्टर है ये, यहाँ से सवाल डेफिनेट आता है। आपके सिलेबस में तो इसको साफ साफ बोल दिया है, तो मेरे ख्याल से सवाल अच्छे देगा। चलिए जी, सबसे पहले आपको पॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। यही मेजर पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है जी। एयर पॉल्यूशन पढ़ना है, यस। नॉइस पॉल्यूशन पढ़ना है, यस। वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है, यस। सॉइल एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है जी। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने दे रखे हैं, साफ साफ, जबकि फॉरेस्टर में इतना साफ नहीं लिखा इन्होंने। फिर उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। आजकल यूपीएससी ट्रेंड इस पे चल रहा है, यहां से सवाल पूछता है। चूंकि आपका पशुधन प्रसार अधिकारी का है तो डेफिनेट क्वेश्चन पूछेगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है नहीं। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित ग्रह प्रभाव। फिर यहीं पर पढ़ लेंगे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ऊष्मन। उसके बाद ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का मतलब ओजोन को नुकसान कैसे पहुंच रहा है, ठीक है जी। उसके बाद एसिड रेन, बिल्कुल पढ़ेंगे एसिड रेन। जब मैं आपको एयर पॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, वाटर पॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो एसिड रेन यहां पर भी आएगा। एसिड रेन को अलग से भी हम देखेंगे। चिपको मूवमेंट, इपको मूवमेंट, अनेक मूवमेंट हैं वो यहां देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन आप सभी जानते हैं, वनों की कटाई। एफॉरेस्टेशन वनों को लगाना, ये सब क्या कैसे वर्क करते हैं, इन सब पे करेंगे काम इसके अंतर्गत। तो ये तो था जी आपका सिलेबस इन्वायरमेंट साइंस का। मेरे ख्याल से 4 यूनिट बड़ी बड़ी डाली हैं, लेकिन पूरा इन्वायरमेंट साइंस है, कुछ भी नहीं बचा है। और बहुत ही जबरदस्त काम करना पड़ेगा इन्वायरमेंट साइंस पर। इन्वायरमेंट साइंस पूरा आपको मैं एक डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, बोर्ड पर आके, क्योंकि वहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, समझाने लायक बातें, मतलब फैक्चुअल कम है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। तो जी फैक्चुअल जो है वो आ जाओ एनिमल हस्बेंड्री। तो इसलिए जो पार्ट फैक्चुअल ज्यादा है उसको मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन पे पढ़ाऊंगा, जैसे ये पढ़ा रहा हूं आपको,
ठीक है जी, क्योंकि इससे हमें कंटेंट भी ज़्यादा मिल जाता है और कम समय में मिल जाता है। चलिए जी, कुछ और बातें जाननी है मेरे से तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए अभी फिलहाल। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में रहिए आप। पहला है डोमेस्टिफिकेशन ऑफ फार्म एनिमल्स, यानी कि फार्म एनिमल्स के बारे में पूछेगा। गाय भैंस मतलब कैसे पालते हैं, क्या क्या ध्यान रखते हैं। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, भारत में जो पशु गणना होती है, पशु गणना अभी रिसेंटली हुई है, आपको पशु गणना के डेटा आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी, अब आ गए पशु की ब्रीड्स। उसके ब्रीड में भारतीय ब्रीड, विदेशी ब्रीड और क्रॉस ब्रीड। देखिए भारतीय मतलब जो भारतीय ओरिजिन की ब्रीड्स हैं, एक्सोटिक मतलब जिनको हम किसी अन्य देश से लाए हैं। क्रॉस ब्रीड्स क्या होती हैं, जिनको दो या दो से अधिक ब्रीड के मिलन से बनाया गया होता है, उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रीड्स। कैटल्स, ये कैटल है यानी कि गाय, बुफेलो, शीप, गोट, पोल्ट्री, ये आपको बोला गया है। यानी कि गाय पढ़नी है, भैंस पढ़नी है और भेड़ पढ़ना है, बकरी पढ़नी है और मुर्गी पालन पढ़ना है। मेरी राय एक और भी है, थोड़ा सा घोड़े के बारे में पढ़ लेना, ये भी पालतू पशु है, और थोड़ा सा ऊंट के बारे में पढ़ लेना, ये भी पालतू पशु है। थोड़ा सा डॉग के बारे में देख लेंगे, ये भी पालतू पशु है। ठीक है जी, जितने भी पालतू पशु हमारे उनके बारे में देख लेंगे, लेकिन मेजर इसको बताया है, मे बी पॉसिबल कि यहां से क्वेश्चन भी आ जाए। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन देखिए साफ आता है। जैसे कि गाय है, गाय बोस इंडिकस भारतीय गाय है, बोस टोरस विदेशी गाय है। दोनों के बीच क्या अंतर होता है, किसका फ्लैप यानी कि गलकंबल ढीला होता है। ठीक है जी, फिर पढ़ेंगे भारतीय गाय की कौन कौन सी ब्रीड्स हैं। तो भारतीय गाय और भैंस की बहुत सारी हैं, भदावरी, जाफराबादी वगैरह वगैरह तमाम ब्रीड्स हैं। फिर विदेशी ब्रीड्स पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं, फिर इनके क्रॉस से जो बनी है उनको पढ़ेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, ब्रीड की फोटो भी लगाएंगे, फोटो भी देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के मेथड क्या हैं, सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, बेसिक एंड मेथड सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, छोटा सा चैप्टर है, इसको देख लेंगे। लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है जी, भारत में लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा रहा। सिंपल आपसे पूछेगा कि भारत में लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो क्या है, भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं। ठीक है जी, इंपोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर, यानी कि पशुपालन का कृषि में क्या योगदान है, उद्योगों में क्या योगदान है वगैरह वगैरह। थोड़े बहुत डेटास आते हैं, इनको देख लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पूरे चैप्टर में कुछ बड़ा है, एक तो ये पॉपुलेशन और दूसरा ब्रीड्स के बारे में पढ़ना। ठीक है जी, एनिमल हस्बेंड्री में आपको अगला पढ़ना है एनिमल फूडर एंड हाउसिंग। एनिमल फूडर मतलब पशुओं का चारा। ठीक है जी, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कॉमन फीड एंड फूडर। ठीक है जी, उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ फूडर क्रॉप्स, हे, साइलेज मेकिंग, फीडिंग स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह चक्राए गए होंगे, मैं बता देता हूं। मतलब पशु का चारा आपको पढ़ना है। पशुओं का चारा मतलब आपको सारी चारे वाली फसलें पढ़नी पड़ेंगी सारी। फिर पशु का चारा दो तरीके से होता है, मेनली एक हे होता है, एक साइलेज होता है। हे कैसे बनता है, साइलेज कैसे बनता है, वन दरोगा का बैच जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने इस पर डिस्कस कर दिया था एक बार, शॉर्ट डिस्कशन, क्योंकि वन दरोगा में हे और साइलेज क्लियर नहीं दिया है, इसमें क्लियर दिया है हे और साइलेज क्या होता है। तो डिटेल में जानेंगे। केयर एंड मैनेजमेंट, एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन, हाउसिंग ऑफ डेयरी एंड पोल्ट्री एनिमल्स, मतलब कुल मिला के आपको पशुओं की देखरेख के बारे में पढ़ना है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्स, दुग्ध उत्पादन, ना दुग्ध उत्पादन तो पढ़ना ही पढ़ना है, दुग्ध से बनने वाले अदर प्रोडक्ट भी पढ़ने हैं, मक्खन, पनीर, मक्खन में कितना मॉइस्चर होता है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, प्रोडक्शन एंड एग्स, है ना, प्रोडक्शन एंड एग्स। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, जो पशुओं में रोग होते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करें, कौन कौन सी वैक्सीनेशन है, और पोल्ट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मतलब आज तक पशु में जो जो रोग आए हैं उनके बारे में पढ़ना है, किसकी वैक्सीन बनी है, उन सबको हम देखेंगे। ठीक है जी, चलो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मत भूलना, इसको बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर आ भी चुका है, यूट्यूब पर मैंने पब्लिक किया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान, अब कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, देखिए जनरली होता क्या है कि जब मादा पशु
पाली में आती है यानी कि हीट में आती है तो उसको नर पशु से मिलान करवाना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जो सीमन चाहिए होता है यानी कि वीर्य चाहिए होता है वो किसी अच्छी जो ब्रीड का नर होता है उसको चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अमेरिका में अच्छी ब्रीड का नर है, उसका सीमन हमें भारत में लेके आना है, तो भारत में सीमन को लाएंगे, लाकर जो भी पशु होगा उसमें उसको जो है डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बहुत ज़बरदस्त सवाल बनता है आजकल इसमें, ठीक है जी। भारत में इसकी शुरुआत 1939 के आसपास हो चुकी है। रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेशन सिस्टम ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल है आपके, इनमें दोनों में अंतर देखेंगे। ऑर्गन्स, ठीक है जी। और उसके बाद ये मैंने बोला ना प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन, सीमन को कैसे प्रिजर्व करते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका से सीमन जो है नर का वो भारत में आ रहा है, तो नाइट्रोजन जी माइनस नाइट्रोजन में रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस, सब बताऊंगा इसमें आपको आगे चलकर मैं, ठीक है जी। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए मेल का एंगल क्या होना चाहिए, फीमेल एंगल क्या होना चाहिए, बहुत सारी बातें करने के लिए। लो जी, ये आपका ये था एनिमल हस्बेंड्री। अब आ जाओ एग्रीकल्चर, कितना साफ स्पष्ट दे रखा है। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी में क्या योगदान है। मतलब एग्रीकल्चर को इकोनॉमी से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, डेटास पढ़ने पड़ेंगे और जो इकोनॉमी में वर्ड यूज होते हैं वहाँ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चर छोड़ दो, चलो नहीं पल्ले पड़ा तो देख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के क्या सिद्धांत हैं। क्लाइमेट, सॉइल प्रिपरेशन, टिलेज, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट सब पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। सॉइल प्रिपरेशन आपको सॉइल में पढ़ाऊंगा, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, टिलेज वगैरह ये अलग होगा। क्लाइमेट आपको इस पे 2 लेक्चर अलग से दूंगा मैं आपको, तभी आप समझ पाएंगे कि ग्लोब पर यानी कि विश्व में कितने क्लाइमेट हैं और कौन से क्लाइमेट में कौन सी फसल होगी, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि पोषक तत्व जो हैं उनका मैनेजमेंट आप कैसे करें, है ना। जो पोषक तत्व हैं उनको आप कैसे मैनेजमेंट उनका करें, जो फसल में कौन कौन से पोषक तत्व दिए जाते हैं। वीड मैनेजमेंट यानी कि खरपतवार। प्लांट प्रोटेक्शन, पेड़ की देखरेख कैसे करें। क्रॉपिंग सिस्टम, बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड आते हैं। हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई, ठीक है जी। थ्रेशिंग, निकालना। स्टोरेज, फसल को भंडारित करना। साफ पूछता है कि खाद्यान्न फसलों को कितने तापमान पर भंडारित करते हैं, दलहन वाली फसलों को कितने तापमान पर भंडारित करते हैं, स्टोरेज करते हैं। बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आया क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, फसलों का क्लासिफिकेशन कैसे। खाद्यान्न फसलें, सीरियल क्रॉप्स, चारे वाली फसलें, फोरेज क्रॉप्स, दाल वाली फसलें, दलहन क्रॉप, पल्स क्रॉप, तेल वाली फसलें, ऑयल सीड क्रॉप, मसाले वाली फसलें, है ना, ये सारी हम पढ़ेंगे इसमें। कल्टीवेट, देखो अब साफ लिखा है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वीट, पैडी मतलब धान, कॉटन, ज्वार, मेज, सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, काउपी। ये तो भैया कुछ नहीं छोड़ना, ये इसको एक लाइन में लिख दूं क्या, एग्रोनॉमी, इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। वास्तव में यही आपकी एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग है, हॉर्टिकल्चर आगे चल के आएगा, ये एग्रोनॉमी आपका। फिर उसके बाद देखिए सॉइल पूरा पढ़ना है जी, वन दुर्गा में भी सॉइल बहुत जबरदस्त दे रखा है, तो सॉइल तो पूरा पढ़ना है। सॉइल कैसे बनेगी, सॉइल से पहले रॉक्स कैसे बनेगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सॉइल पीएच क्या होता है, किस सॉइल में कौन सा पीएच बेहतर होता है, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म, सॉइल में कौन कौन से खाद देने हैं, सॉइल की हेल्थ, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्यूर ऑफ द सॉइल, यानी कि आप फर्टिलाइजर यूज करेंगे केमिकल, केमिकल के बाद आप बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे, फिर ऑर्गेनिक मैन्यूर यानी कि जो आप जैविक खाद है उसका यूज करेंगे, कॉमन फर्टिलाइजर, ठीक है जी, फार्म यार्ड मैन्यूर, FYM जिसे बोलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ये वनदुर्गा में भी है। ग्रीन मैन्यूरिंग क्या है, यानी कि हरी खादें क्या हैं, जैसे कि ढेंचा होता है, और बहुत सारी फसलें हैं जिनको खेत में बो देते हैं, हरी खाद बनती है। और वर्मी कंपोस्ट क्या है, यानी कि जो केंचुओं से बनने वाली खाद है वो क्या है, ठीक है जी। लो जी, हॉर्टिकल्चर बड़ा साफ साफ दे रखा है, बच के नहीं जाने वाले आप, पूरा हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। मैंने आपको बताया था खाने वाली फसल, खाद्यान्न फसलें, चारे वाली फसलें, दलहनी फसलें यानी कि पल्सेस क्रॉप, तेल वाली फसलें, ऑयल सीड क्रॉप, ये जितनी भी फसलें थी ये सारी एग्रोनॉमी का पार्ट है। अब आ जाओ मसाले, फल, सब्जियां,
फूल, ये सारा हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, पूरा हॉर्टिकल्चर पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जियां दिख रहा होगा, ये सब सब्जियां हैं, ब्रिंजल, टोमेटो, ऑनियन, गार्लिक, फ्रूट्स सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है जी। फ्लावर्स, मैंने आपको बोला ना, हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर मतलब मसाले, ठीक है जी। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या हो गया, फ्रूट। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या हो गया आपका, सब्जियां। अब प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के मेथड कौन कौन से हैं देखेंगे। कौन सा फ्रूट क्या होता है, जैम्स, जेलीज, केचप, चिप्स, देयर पैकिंग, ठीक है जी। इनकी गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग मैं तो ये पढ़ा दूंगा आपको, जबकि वन दरोगा में मेरा इस पे लेक्चर आ भी चुका है कि सब्जियां लगाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। 7 तरीके होते हैं, 7 मेथड, उस पर लेक्चर आ चुका है मेरा, ठीक है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है वीड एंड पेस्ट कंट्रोल। वीड कंट्रोल, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। अच्छा, ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा दूंगा अलग से। मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीड कंट्रोल मैं अलग से नहीं पढ़ाता। वीड कंट्रोल जो है ये मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि हम गेहूं पढ़ेंगे, तो गेहूं में कौन सा वीड होता है, यानी कौन सी खरपतवार होती है, वहीं पढ़ेंगे कि भैया गेहूं में ये खरपतवार होती है। अब उस वीड को कंट्रोल कैसे करते हैं वो वहीं पढ़ेंगे। मतलब साफ है कि वीड कंट्रोल अलग से नहीं, वीड को हर क्रॉप के साथ पढ़ा दूंगा मैं आपको, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, हर क्रॉप के साथ आपको वहीं पढ़ा देंगे। तो वीड कंट्रोल कैसे पढ़ना है, देखिए पढ़ने का सही मेथड जो है, ये तो सिलेबस हुआ। हम ऐसे नहीं चलेंगे ना कि एक पॉइंट उठाया खत्म किया, ऐसे तो एग्रीकल्चर हमारा बहुत लंबा चले जाएगा। हम जब पढ़ेंगे क्रॉप्स को, तो उसी क्रॉप्स में, माना कि मैंने गेहूं पढ़ाया आपको, वीट के बुआई के तरीके क्या हैं आपको बता देंगे, काटने के तरीके क्या हैं वो बता देंगे, क्योंकि हार्वेस्टिंग भी आपके उसमें, सिंचाई इरिगेशन कितनी होती है वो बता देंगे, क्योंकि ये भी आपको बताना है, इरिगेशन सिंचाई बतानी है। तो देखिए, बुआई अलग दे रखा है, सिंचाई अलग दे रखा है, कटाई अलग दे रखा है, भंडारण अलग दे रखा है, फसल में लगने वाले कीट, इंसेक्ट अलग दे रखे हैं, फसल में आने वाले वीड अलग दे रखे हैं, खरपतवार। ऐसे कभी नहीं पढ़ पाओगे, ऐसे आप एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर कभी नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको इसको पढ़ना है तो ध्यान रखिए, गेहूं में पढ़ूंगा, गेहूं की बुआई के तरीके पढ़ूंगा, गेहूं में सिंचाई इरिगेशन के मेथड पढ़ूंगा, कटाई के मेथड, स्टोरेज ऑफ द वीट, उसके बाद उसमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं, कीट, इंसेक्ट, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से वीड होते हैं। ये है बेस्ट मेथड पढ़ने का, ठीक है जी। इस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया ना कि पढ़ने का मेथड बेस्ट होना चाहिए, बाकी सारी बातें आप छोड़ दीजिए इस पर, ठीक है। तो ये मैंने आपसे इन्वायरमेंट साइंस एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस डिस्कस किया है। मुझसे पूछो तो मुझे सिलेबस को देख के बहुत खुशी हुई है कि सिलेबस बहुत स्पष्ट और क्लियर जो है सिलेबस आपको दिया गया है। अब आप लोग व्हाट्सएप पे बार बार पूछ रहे हैं मेरे से कि बैच कब शुरू हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसके बाद अभी साइंस का सिलेबस भी है, सर डिस्कस करेंगे साइंस का सिलेबस, विष्णोई सर मेरे बाद, ठीक है जी। इसी वीडियो में मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर जाऊं। नंबर 1, 21 सितंबर 21 सितंबर से बैच शुरू है, ऑनलाइन बैच होगा, जीएस विजन मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच होगा, ठीक है जी। हमारा जीएस विजन मोबाइल एप्लीकेशन नीचे आता है एसपीएम लिखा आता है, जो नया मोबाइल एप्लीकेशन है, पहले वाला भी हमारा ही है, ठीक है जी, दोनों हमारे ही हैं, लेकिन पहले लोग हमने बंद कर दिया है, जो नया वाला उसके नीचे एसपीएम लिखा आता है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो 21 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। प्लान 2.5 महीने का है, क्योंकि इस फॉर्म को आए बहुत टाइम हो चुका है और सिलेबस भी आ गया है, तो एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए हमने कोर्स जल्दी ख़त्म करना है। 2.5 महीने में कोर्स करना है, 7,000 से अधिक क्वेश्चन करने हैं। मेरा टारगेट रहेगा 10,000, लेकिन 2.5 महीने में मैं 7,000 ही करा पाऊंगा, लेकिन टारगेट फिर भी फिक्स है कि 7,000 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है जी। क्लास आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, क्लास के नीचे ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा, वीडियो लेक्चर के नीचे पीडीएफ होगी, कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, जैसे कि ये खासकर इसके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के, और जो लेक्चर इन्वायरमेंट साइंस के हैं वो कुछ लाइव लेक्चर भी रहेंगे। वो लाइव लेक्चर आप कैसे देखेंगे, आपको जीएस विजन मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद
पीपीटी हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंटेशन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कम समय में ज़्यादा कंटेंट हम कर सकते हैं। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी में बैठे हैं, सुनहरा अवसर है, पोस्ट पद अच्छे हैं, ठीक है जी, भरने वाले लोग कम हैं, तो तैयार हो जाइए, अब है आपकी बारी। तो तैयारी शुरू कर दें। 21 सितंबर से हम बैच को लेके आ रहे हैं, उससे पहले धीरे धीरे आपके डेमोज देना हम शुरू कर देंगे। तो अभी आपसे बात करेंगे साइंस के सिलेबस पर विश्नोई सर। तो मिलते हैं एलईओ पशुधन प्रसार अधिकारी के लेक्चर्स में। थैंक यू। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी का सिलेबस। बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कह देता हूँ कि जो आपको साइंस फॉरेस्टर में पढ़ाई गई थी, यानी जो बायोलॉजी आपको फॉरेस्टर में पढ़ाई गई थी, वो बहुत कम थी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। नहीं, आप वहाँ पर सिलेबस मैच कर लीजिए। किसके साथ में? फॉरेस्टर के सिलेबस के साथ मैच कर लीजिए। एक एक पॉइंट पर ध्यान रखते हुए एक एक वहाँ पर जो लिखा वर्ड है उसको क्लियर करवाया गया है। परंतु आयोग ने ही दोनों के सिलेबस के अंदर क्या कर दिया है, बहुत इस सिलेबस को बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया, उसको और ज़्यादा बढ़ा करके दे दिया है। आप खुद देख पाएंगे जब इसका सिलेबस देखेंगे और फॉरेस्टर का सिलेबस देखेंगे, तो फॉरेस्टर के सिलेबस से लगभग 3 से 4 गुनी ज़्यादा बायोलॉजी इसमें डाली गई है। तो एक बात ये दिमाग से निकाल दें कि फॉरेस्टर की पढ़ी हुई बायोलॉजी से अपना काम चल जाएगा। वो अलग बात है, तीर तुक्के में कुछ चल जाए तो चल जाए, परंतु इसके अंदर आपको उससे लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। इस बात का आप स्पष्ट अंतर अपने माइंड में रखें इस बात को। तो सब हम बात करते हैं साइटोलॉजी की। देखिए साइटोलॉजी हमने वहाँ भी पढ़ा था, यानी हमने कोशिका वहाँ भी पढ़ा था, जेनेटिक वहाँ भी पढ़ा था, परंतु हमने वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा था। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ क्या साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अंदर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इनके अंदर क्या है, सेल स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कौन सा राउंड शेप के अंदर स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला हमारे पास बॉक्स शेप में स्ट्रक्चर है। यानी हम यहाँ पर प्लांट सेल और क्या एनिमल सेल दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सेल थ्योरी, जो भी सेल थ्योरीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पढ़ेंगे। प्रोक्रियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स, प्रोक्रियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्गेनल्स पढ़ने होंगे। सेल ऑर्गेनल्स यानी क्या है, कोशिका के जो है अंग है उनको पढ़ने होंगे। कोशिका के अंग जैसे कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें, और हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें, राइबोसोम्स के बारे में बात करें, लाइजोसोम्स के बारे में बात करें, न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में बात करें, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनके बारे में बात करें, प्लास्टिड, इन सब चीज़ों को, इन ऑर्गेनल्स को हमें पहले पढ़ना होगा। जब हम इन ऑर्गेनल्स को पढ़ लेंगे तब हम क्या कर पाएंगे, प्रोक्रियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे या उनमें डिफरेंस ज्ञात कर पाएंगे। सेल वॉल पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है और सेलुलर ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं। जो मैंने अभी भी बताया, सेलुलर ऑर्गेनल्स यानी कोशिकीय अंग या कोशिकांग क्या है वो पढ़ने हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आपको एग्जांपल दिए ये। सेल साइकिल पढ़ेंगे, सेल चक्र है, इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। सेल डिवीजन के बारे में इसमें स्टडी करेंगे हम लोग। क्रोमेटिन, जो क्या हमारे पास न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस स्टडी करेंगे तब हमारे पास क्रोमेटिन आएगा। क्रोमेटिन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के रूप में न्यूक्लिक एसिड को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, डीएनए और आरएनए का निर्माण कैसे होता है, कौन सा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कौन सा सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेंटोज राइबोज सुगर यूज़ की जा रही है, किस में हमारे पास डीऑक्सी यूज़ की जा रही है, किस में ऑक्सी यूज़ की जा रही है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पर। डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में भी बात की जाएगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे तैयार होती है, इसमें किस मशीन का प्रयोग किया जाता है और इसका कहाँ योगदान है सबसे अधिक, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीनोम और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो स्टडी हुई है उस स्टडी के बारे में पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे हमारी इन क्लासों के अंदर। जेनेटिक कोड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये किसकी यूनिट इकाई है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रोटीन सिंथेसिस वाला ये टॉपिक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देखा जाए तो हमने साइटोलॉजी को कहाँ फॉरेस्टर में ही पढ़ा है, परंतु फॉरेस्टर से ज़्यादा एडवांस लेवल में हमें यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि दोनों एग्जाम के पीछे क्या है, सिलेबस में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है।
तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो एक हमारे पास ये यूनिट पढ़ी जाएगी कंप्लीट। और अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी से अभिप्राय है कि शारीरिक संरचना किस प्रकार की है अगर देखा जाए तो, यानी उसके अंदर क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें क्या है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनिमल मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर रूट के बारे में, रूट और शूट यानी स्टेम के बारे में, लीफ कितने प्रकार की लीफ होती हैं, कितने प्रकार के स्टेम होते हैं, कितने प्रकार की रूट होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इन सभी रूट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। इन्फ्लोरेंस के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, फ्रूट है, सीड्स है, और फ्रूट्स भी मान लो हमारे पास कई सोने वाले होते हैं फ्रूट्स है, शुष्क अवस्था में, प्रशुष्क अवस्था में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। और यह है कि किस जो हमारे पास सीड्स, कौन सा जो यहाँ पर बीज है जिसका कितना समय काल, कितने समय तक वो क्या है प्रसुप्ति अवस्था में रह सकता है, कितने समय बाद जगता है उसको। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा सत्य फल है, कौन सा असत्य फल है, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिनको हम क्या करें सीड्स, और इन्हीं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फ्लोरल डायग्राम वगैरह है, फ्लोरल फॉर्मूला वगैरह है, इनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा आपके साथ पूरा डिटेल में। एनिमल मॉर्फोलॉजी है, तो एनिमल मॉर्फोलॉजी में यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है हमें किसमें, जैसे कि इंसेक्ट के अंदर कॉकरोच के, एम्फीबियन के अंदर फ्रॉग के बारे में, और क्या है एनालिडा ग्रुप के अंदर अर्थवॉर्म के बारे में पूरा डिटेल में, कि इनकी बॉडी में क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन सा किस प्रकार से रेस्पिरेशन करता है, किसका ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार का है, किसकी स्किन से हमारे पास रेस्पिरेशन हो रहा है, कौन सा क्या है लंग से रेस्पिरेशन कर रहा है, इन सब चीज़ों को, कौन सा ट्यूब से रेस्पिरेशन कर रहा है, ट्यूब का नाम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे पास हुआ मॉर्फोलॉजी प्लांट और एनिमल के अंदर। अगर देखा जाए, अगर आप इससे तुलना करते हैं किससे, अगर फॉरेस्टर से इसकी तुलना करते हैं तो वहां पर मॉर्फोलॉजी के रूप में हमें कुछ नहीं दिया हुआ था, ठीक है। वहाँ ऐसा कुछ स्टडी करने के लिए नहीं था इतना ज़्यादा डिटेल में, हमें हल्का फुल्का पता होना चाहिए स्टेम वगैरह है, लीफ वगैरह इनके बारे में। परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें काफ़ी अच्छा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और इससे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो देखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन ज़्यादातर क्या रूट्स और स्टेम से ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, या फिर अर्थवॉर्म एनालिडा ग्रुप से क्या है जो उसकी मॉर्फोलॉजी है वहाँ से निकलते हैं। हाँ, कॉकरोच और फ्रॉग से भी यानी एम्फीबियन से भी निकलते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो क्या फोकस रखा जाता है एग्जामिनर का वो क्या अर्थवॉर्म पर रखा जाता है। बाकी हम इनमें कोई ऐसा नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, पूरा डिटेल में हम तीनों के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अगला ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये देखिए जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला ये एक स्लाइड में आया है, ये हमने क्या जूलॉजी पढ़ा था, जूलॉजी के अंदर बट हमने क्या जो बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी पढ़ा था, उसके अंदर जो हमने 8 to 9 चैप्टर्स पढ़े थे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। जैसे डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसी में एब्जॉर्प्शन आता है, ब्रीथिंग वाला रेस्पिरेशन वाला पढ़ा था एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज उसी में आता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला पढ़ा था हम लोगों ने, सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स वाली बात की थी हमने एंड देयर एलिमिनेशन से, लोकोमोशन ये क्या लोकोमोशन वाला एंड मूवमेंट्स हमारे नर्व सिस्टम वगैरह वाला सिस्टम पढ़ा था, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमने हार्मोन्स वगैरह पढ़े थे। तो जो हमने वहाँ पर फॉरेस्टर के अंदर जूलॉजी के अंदर जो 8 चैप्टर पढ़े थे, 8 चैप्टर जो पढ़े थे हमने जूलॉजी के अंदर, वो 8 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमारे काम आएंगे। वो 8 चैप्टर्स हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर यहाँ पर वो क्या काम आ जाने हैं। परंतु देखिए हमने वहाँ पर जो 8 चैप्टर पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड में कवर हो रहे हैं यहाँ पर हमारे। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कुछ चीज़ें तो हमने इसके अंदर कर ली है, जैसे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प साइकिल, इनके बारे में हम लोगों ने भले ही बॉटनी में कर लिया है, परंतु ध्यान रखिए ये हमारे पास फॉरेस्टर का लेवल इसके कंपैरिजन में थोड़ा डाउन है, तो हमें इसमें उससे भी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मटेरियल डिलीवर करवाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर के थ्रू आपको यहाँ पर बताया जाएगा इस चीज़ के अंदर है कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या है। जैसे डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, एक्टिव पैसिव अब्जॉर्प्शन है, किस प्रकार का है, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ क्या है ट्रांसपिरेशन के अंदर, उनमें मैकेनिज्म ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग किन प्लांट्स में किस प्रकार से होता है, जो क्या है अर्धशुष्क टाइप के प्लांट होते हैं हमारे पास, वो इनका स्टोमेटा कब खुला रहता है कब बंद रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा।
और मिनरल्स न्यूट्रिशन, प्लांट के अंदर मिनरल्स न्यूट्रिशन कौन कौन सी, एनपीके जो है इनके, इसके बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, और हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो वैसे हमने फोटोसिंथेसिस जैसी चीज़ें हैं, ये हमारे पास क्या फॉरेस्टर वाला काम आता है, परंतु थोड़ा सा लेवल और अच्छा करना पड़ेगा हमें। फैक्टर इफेक्टिंग, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये चीज़ें तो हमने फॉरेस्टर वाले सिलेबस के अंदर भी पढ़ी है, फॉरेस्टर में भी पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है वो, परंतु यहाँ पर इसको इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होगी, इसका लगभग 2 गुना पढ़ने की ज़रूरत होगी, यानी और भी अच्छा आपको यहाँ पर इस चीज़ को करवाया जाएगा। अगर हम बात करें बायोमोलिकुल्स के बारे में, बायोमोलिकुल्स में क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स वगैरह आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज है, क्या है, मेटाबोलिटीज है, ठीक है, बायोमैक्रोमोलिकुल्स है, प्रोटीन्स के बारे में, मेन तो यहाँ पे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये चीज़ें होती है, यहाँ पर विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, एंजाइम है, इन चीज़ों के बारे में। और जो भी हमारे पास यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, जो क्या मोनोमर्स, इन्हें पॉलीमर्स के बारे में बात की गई है, पॉलीमर्स जो भी हमारे बहुलक हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ज़्यादातर जो बायोमोलिकुल्स जो होते हैं इनमें क्वेश्चन बनता है, वो अधिकतर क्वेश्चन किससे बनता है, या तो एंजाइम से बनता है, या प्रोटीन से बनता है, या विटामिन से बनता है, या पॉलीमर से भी बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इन 4 चीज़ों का हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स हमने क्या है, फॉरेस्टर के अंदर भी जेनेटिक्स पढ़ी थी, वहां पर हमने जेनेटिक्स जो पढ़ा है फॉरेस्टर के अंदर, वो क्या हमारे पास ह्यूमन बेस्ड पढ़ा है, परंतु ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर हमें क्या है, प्लांट और ह्यूमन दोनों बेस हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेंडल्स लॉ है ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स है, क्रोमोसोमल थ्योरीज जो भी है, जितने भी गुणसूत्र से जुड़ी थ्योरी है जो इनहेरिटेंस के अंदर, डेविएशन जो है, डेविएशन फ्रॉम है, ये डेविएशन फ्रॉम है क्या है, मेंडल रेशन, तो इनके बारे में हमें क्या करना है, बात करनी है इसके बारे में पूरी डिटेल में। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे होता है, लिंकेज हमने किया था, सेक्स लिंक क्रैश जो क्या है करैक्टर, वो वाली चीज़ें भी हम यहाँ पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर वाली चीज़ें भी हमें क्या यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। जैसे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी से किसका हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, इससे हम प्रोटीन जैसी चीज़ों का, हमारे मनचाहा प्रोटीन बना सकते हैं, जिससे कीटनाशक वगैरह के लिए दवा बनाने के काम में आता है, जो कीटनाशक होती है, कीटों को मारने वाली दवाई होती है, उनके अंदर काम आता है, तो यहाँ पर हम इनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम क्या, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, तो ये है कि हमारे पास जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर के अंदर बात करें तो हम यहाँ पर इसकी बीटी कॉटन जैसी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स जो होती है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे जीएम सरसों है, ठीक है, जीएम धान है, कई धान व्हीट भी बना है जीएम, और जीएम राइस भी बने हैं, तो इनके बारे में भी टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो हम यहाँ इंक्लूड करके हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़ना होगा इस चीज़ को, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसमें, प्लांट और जो ह्यूमन है, प्लांट और ह्यूमन है दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्लांट में देखा जाए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, परंतु ह्यूमन में देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इनके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज पर क्या होता है, बच्चे या भ्रूण का साइज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि मेडिकल जो क्या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी क्या है या एसटीडी क्या है, यहाँ पर क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये भी इसके प्रेगनेंसी के दौरान आती है, तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इनफर्टिलिटी आ जाती है, इनफर्टिलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके इनफर्टिलिटी के बारे में तो हम ड्यूरिंग जब हम क्या कर रहे होंगे, विटामिन्स पढ़ रहे होंगे वहां भी बात करेंगे, और अलग से इनफर्टिलिटी के बारे में भी बात की जाएगी। जिस दौरान जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे उस दौरान भी हमें इनफर्टिलिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी, और यहाँ पर अलग से रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ते वक्त भी हमें क्या करना है, इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। और प्लांट में देखा जाए एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है फ्लावर्स के, उसके किस किस पार्ट को क्या कहते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है हमें, ठीक है। पोलिनेशन जैसे परागकण जैसी चीजें होती है, कैसे परागकण होता है, इनमें किस प्रकार से क्या होता है कि देखा जाए कि हमारे पास जो परागकण है एक ही पौधे पे, उसी पौधे के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, वहां परागकण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के होना,
ये सब चीज़ें जो इनके अंदर क्या है हम बात करने वाले हैं। और यहाँ हम फिर से बात उन चीज़ों की भी करेंगे कि सीड्स एंड फ्रूट्स में क्या है हमारे पास, कौन से हमारे पास सत्य फल है, कौन से असत्य फल हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो कि क्या है इन चीज़ों को हमने क्या है फॉरेस्टर के अंदर डिस्कस नहीं किया है। फॉरेस्टर का सिलेबस थोड़ा सा क्या है इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, थोड़ा क्या कहें, इसलिए तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रियॉन्स है, इनके बारे में, इनसे होने वाले डिजीज के बारे में, इनसे होने वाले डिजीज के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जितनी भी यहाँ पे डिजीज और इम्यूनिटी से जुड़ी बात है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में बात हो रही है, एंटीबॉडीज की बात हो रही है। एंटीबॉडीज के बारे में तो वैसे हम एंटीबायोटिक्स की बात हो रही थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम जो है इसके अंदर क्या है, अगर देखा जाए स्ट्रक्चर कैसा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, ठीक है, नोमेनकल्चर क्या है, रिप्रोडक्शन, यानी कहने का मतलब अगर हम पीछे वाला पोर्शन पढ़ के आते हैं, अगर रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ के आते हैं तो आगे हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, जिसमें प्लांट्स हमारे पास क्या है, आगे ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, आगे डिवाइड है, फिर ये क्या जिम्नोस्पर्म एंग्लोस्पर्म, ये इनमें आगे फिर डिवाइड है, एल्गी फंगी, इनके बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एनिमल किंगडम के बारे में कोड ऑफ नॉमेनकल्चर है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज कौन से ग्रुप में आ रही है, इनके बारे में है हम बात करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, जो क्या है क्रोडेट्स और नॉन क्रोडेट्स के बारे में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर एनिमल किंगडम वाले इसमें जो चैप्टर है इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारे पास क्या है स्किन से, देखो कुछ लोगों के क्या, जो कुछ जीव ऐसे होते हैं उनके कान नहीं होते हैं तो वो कैसे सुन पाते हैं। तो ये जो फाइलम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये भी हमारे पास इन दोनों में, एनिमल और इन दोनों किंगडम्स के अंदर आती है, एनिमल्स और प्लांट किंगडम्स वगैरह के अंदर हम भी इनके बारे में बात करने वाले हैं। एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी के अंदर बात किया जाए तो एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, जैसे कि टिश्यू कैसा है, क्या है, किससे बना हुआ है, टिश्यू सिस्टम क्या है, रूट सूट और लीव्स क्या है, इनकी एनाटॉमी जो है, सेकेंडरी ग्रोथ। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर बात को थोड़ा बढ़ा करके दिया गया है। वास्तव में एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या होता है, जिस दौरान हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होते हैं ना, तो इन चीज़ों की वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ हमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिश्यूज वगैरह क्या है, कुछ ऐसी चीज़ होती है अगर जिनको हम पहले पढ़ लें तो वो आगे जा करके हमारी इंक्लूड हो जाए, तो हम इस चैप्टर को पहले पढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में, किसके, जब हम क्या है प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो उससे भी। परंतु यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गन का किस प्रकार के टिश्यू से निर्माण हुआ है, किस प्रकार के उत्तक से निर्माण हुआ है, तो ये एनाटॉमी जो है। और एनिमल्स में देखा जाए तो एनिमल्स में भी यही इसी प्रकार से हम टिश्यू पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम जो है, कौन सा ऑर्गन, जैसे कि हार्ट है वो किस प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है, लंग्स है किस प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है, ब्लड किस प्रकार के लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू जैसे इस प्रकार से बना हुआ है। तो इन चीजों के बारे में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था अपने पास जो सिलेबस है, तो इसका देखिए ये सिलेबस यहाँ पर आपको इसलिए बताया गया है कि मेन मुद्दा बताने के पीछे पर्पज़ है। कुछ बच्चे क्या है दिमाग में ये धारणा बना के बैठे हैं कि हाँ हमने साइंस को फॉरेस्टर में पढ़ लिया है, बायोलॉजी अपना यहाँ से काम चल जाएगा। देखो जो जिस एग्ज़ाम का जैसा पैटर्न होगा, जैसा स्टैंडर्ड होगा, तो उसके आधार पर ही वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें उससे लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारी पूरी टीम 3 से 4 गुना क्या 5 से 6 गुना ज़्यादा मेहनत करेगी। और जिस प्रकार से फॉरेस्टर में आपके साथ ईमानदारी हम लोगों ने दिखाई है, अब अगर किसी को लगे कि ईमानदारी नहीं दिखाई है तो कमेंट करके बता सकता है हमें कि नहीं सर मैं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उसके क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है, सेम उसी पैटर्न आधारित हम लोग क्या यहाँ भी आप लोगों के साथ पूरे ईमानदार रहेंगे। तो आप एक बार फिर से क्या पूरे सिलेबस को देख लीजिए, फिर डेमो क्लासेस वगैरह देखिए। डेमो क्लासेस फॉरेस्टर से अलग हट करके मिलेगी आपको, और फिर क्या है आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे और किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड करता हूँ, तो आप बढ़िया से पढ़िए। धन्यवाद।